हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितेश और आप सबको वाईटी अभिषेक टेक्निकल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर एमसीक्यू फॉर क्लास 11 फिजिक्स 2023, जो आपके फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन आने का पूरा संभावना बन रहा है। इसलिए आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें और अपनी तैयारी को मजबूत करें, क्योंकि अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट। ऑप्शन ए कहता है द यूनिट मस्ट बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ऑप्शन बी कहता है इट मस्ट बी इनवेरिएबल एंड वेल डिफाइंड। ऑप्शन सी कहता है इट मस्ट बी ऑफ सुटेबल साइज एंड इजीली अवेलेबल। और ऑप्शन डी कहता है ऑल द अबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव। अगला क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कैपिटल जी। हम आपको बता दें कि जो कैपिटल जी है इसका डायमेंशनल फार्मूला और एसआई यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो कैपिटल जी है उसका डायमेंशनल फार्मूला और एसआई यूनिट को अपने दिमाग में सेट कर लें। तो चलिए हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी जो कैपिटल जी है उसका डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालें। तो हम लोग पढ़े हैं कि कैपिटल जी बराबर होता है फोर्स आर स्क्वायर बट्टा m1 m2। अब यहाँ से हम लोग डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है m1 L1 t के पावर -2 और यहाँ पे r एक प्रकार का लेंथ है, तो लेंथ का होगा L स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे r स्क्वायर है। और यहाँ m1 m2 है, तो m1 m2 यानी 2 बार है, तो यहाँ पे हो जाएगा m का स्क्वायर। अब यहाँ से हम यहाँ ऊपर में m के पावर 1 है, यहाँ m के पावर 2 है, तो यहाँ m के पावर 1 से 1 कट जाएगा तो 1 बचेगा। इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो m के पावर -1 हो जाएगा। तो डायमेंशनल फार्मूला निकलेगा m का पावर -1। यहाँ l के पावर 1 है, l के पावर 2 है, तो l के पावर हो जाएगा 3 और t के पावर -2। तो इस प्रकार से जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा m के पावर -1, l के पावर 3 और t के पावर -2। अगला क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज सेम डायमेंशन। इनमें से कौन सा पेयर का डायमेंशनल फार्मूला सेम है। ऑप्शन ए कहता है स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट। ऑप्शन बी कहता है इम्पल्स एंड मोमेंटम। ऑप्शन सी कहता है सरफेस टेंशन एंड फोर्स। ऑप्शन डी कहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, इम्पल्स एंड मोमेंटम। अगला क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट यूनिट ऑफ टाइम। कि इनमें से कौन सा टाइम का यूनिट नहीं है। ऑप्शन ए कहता है सेकेंड, ऑप्शन बी कहता है पर सेकेंड, ऑप्शन सी कहता है ईयर और ऑप्शन डी कहता है लाइट ईयर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो टाइम है उसका यूनिट सेकेंड भी होता है, ईयर भी होता है, लेकिन पर सेकेंड और लाइट ईयर नहीं होता है। इसका ऑप्शन दोनों होगा, लेकिन आपके एग्जाम में कोई एक ही ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क। कि टॉर्क का एसआई यूनिट क्या होगा। ऑप्शन ए कहता है न्यूटन मीटर, ऑप्शन बी कहता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ऑप्शन सी कहता है केजी मीटर पर सेकेंड और ऑप्शन डी कहता है केजी स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन मीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व रिप्रेजेंट। ऑप्शन ए कहता है डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन बी कहता है वेलोसिटी, ऑप्शन सी कहता है एक्सेलरेशन और ऑप्शन डी कहता है फोर्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 2 सेकेंड। यूज जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉल है जिसको ऊपर की ओर वर्टिकली फेंका जा रहा है विथ अ स्पीड ऑफ, जिसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी दे दिया है 20 मीटर पर सेकेंड और कह रहा है कि फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल, कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा फर्स्ट 2 सेकेंड में, यानी टाइम भी दे दिया है
2 सेकेंड और जी का वैल्यू दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम गिवन लिख लिए कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड दे दिया है और टाइम जो है वो दे दिया है 2 सेकेंड, फर्स्ट 2 सेकेंड। और यहाँ से जी का वैल्यू जो दे दिया है वो 10, जी का वैल्यू दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें आपको एक चीज़ बता दें कि मान लीजिए ये बॉल है तो इसको ऊपर की ओर फेंका जा रहा है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो नीचे की ओर लग रहा है। तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन जो जी का वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे जो जी का वैल्यू लेंगे वो नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे हम जी का वैल्यू नेगेटिव ले लेते हैं, ले लिए नेगेटिव। अब हम लोग को बोल रहा है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा फर्स्ट 2 सेकेंड में। तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब इस फार्मूला पे हम लोग पुट कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो चलिए पुट करते हैं। तो सबसे पहले हम पुट करते हैं U, तो इनिशियल वेलोसिटी दे दिया है 20, तो हम लिख दिए 20 गुना टाइम T दे दिया है 2 सेकेंड, तो लिख दिए 2 सेकेंड प्लस हाफ गुना ये दे दिया है। तो ये यहाँ ये के जगह पे हम लोग यहाँ पे जी पुट करेंगे तो दे देंगे -10 पुट करेंगे क्योंकि -10 हम लोग अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन निकालें। तो यहाँ पे पुट कर दिए -10। उसके बाद फिर हम लोग ये पुट कर दिए। अब टी का स्क्वायर यहाँ पे फिर पुट करेंगे गुना टी दे दिया 2, तो 2 का स्क्वायर 4। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से यहाँ काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और इसको सॉल्व करेंगे तो इसको गुना करेंगे तब 20 दूना हो जाएगा 40 और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे ये जो 5 है और ये 4 है इसको गुना करेंगे तो 5 चक्के 20, तो 40 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा 20। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20। अगला क्वेश्चन में रेट करता है एक्सेलरेशन इज विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कि एक्सेलरेशन किस प्रकार का फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है। ऑप्शन ए कहता है वेक्टर, ऑप्शन बी कहता है स्केलर, ऑप्शन सी कहता है टेंसर, ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए वेक्टर। एक्सेलरेशन एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0 देन व्हाट कैन वी से अबाउट इट्स डिस्टेंस कवर्ड। अधिक किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो हम उसकी तय की गई दूरी के बारे में क्या कर सकते हैं। ऑप्शन ए कहता है इट इज नेगेटिव, ऑप्शन बी कहता है इट इज मस्ट बी 0, ऑप्शन सी कहता है इट कैन नॉट बी 0, ऑप्शन डी कहता है इट मे और मे नॉट बी 0। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इट मे और मे नॉट बी 0। अगला क्वेश्चन नंबर 10 कहता है टू कार्स ए एंड बी आर मूविंग विथ द वेलोसिटीज ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर। What is the relative velocity of car A with respect to car B if both are moving along same line, same straight line in same direction? तो चलिए इस क्वेश्चन क्या कहता है इसको समझते हैं। मान लीजिए कि ये कार एक तो ये है जो कि मूव कर रहा है विथ अ वेलोसिटी ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर से, और एक तो कार बी है वो भी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर से। तो कह रहा है कि इसका रिलेटिव वेलोसिटी निकालिए ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू कार बी। तो हम लोग पढ़े हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकलता है, जैसे दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों ही एक डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर हम निकालेंगे कि वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू बी तो कुछ नहीं करेंगे, जो वेलोसिटी ऑफ कार ए है उसमें से वेलोसिटी ऑफ कार बी का सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 100 में से 60 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 40। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 40। तो ऑप्शन नंबर ये जो है इसका करेक्ट होगा 40 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन नंबर 11 कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड। ऑप्शन ये कहता है स्पीड, ऑप्शन बी कहता है एक्सेलरेशन, ऑप्शन सी कहता है वेलोसिटी और ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी वेलोसिटी। अगर कहता कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो होता एक्सेलरेशन, लेकिन कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन वेलोसिटी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 कहता है एंगलो ऑफ मास इन रोटेशन
मोशन इज। ऑप्शन ए कहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऑप्शन बी कहता है टॉर्क, ऑप्शन सी कहता है एंगुलर वेलोसिटी और ऑप्शन डी कहता है एंगुलर मोमेंटम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगला क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि टू बुलेट्स आर फायर्ड साइमल्टेनियसली हॉरिजॉन्टली एंड विथ डिफरेंट स्पीड फ्रॉम द सेम प्लेन विच बुलेट विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट। इसको क्या कहता है क्वेश्चन, इसको समझाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक आदमी है, ठीक, और यहाँ से एक बुलेट है ए, इसको फायर कर रहे हैं इस आदमी पे, और एक और बुलेट है बी, इसको भी फायर कर रहे हैं उसी आदमी पे। तो पूछ रहा है कि कौन सा बुलेट जो है वो सबसे पहले इसको हिट करेगा, मारेगा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन का आता है ए में कि द स्लोअर वन, कि जो स्लो रहेगा वो सबसे पहले मारेगा। ऑप्शन बी कहता है द फास्टर वन, कि जो फास्ट रहेगा वो सबसे पहले मारेगा। ऑप्शन सी कह रहा है बोथ व्हील रीच साइमल्टेनियसली, कि दोनों एक साथ मारेगा। और ऑप्शन डी कह रहा है डिपेंड्स ऑन द मास। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी डिपेंड्स ऑन द मास, क्योंकि बुलेट का मास पे डिपेंड करेगा। जिसका मास ज़्यादा रहेगा वो पहले गिर जाएगा, जिसका मास ज़्यादा रहेगा वो हिट करेगा। इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस बिटवीन द टू वेक्टर्स कैन एल्ड अ वेक्टर परपेंडिकुलर आइदर ऑफ देम। इसका ऑप्शन ये कहता है एडिशन, ऑप्शन बी कहता है सबट्रैक्शन, ऑप्शन सी कहता है डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, और ऑप्शन डी कहता है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 15 कहता है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी किस पे डिपेंड नहीं करता है। ऑप्शन ये कहता है द मास ऑफ द बॉडी, ऑप्शन बी कहता है द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी, ऑप्शन सी कहता है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास इन द बॉडी, और ऑप्शन डी कहता है द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अगला क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो मैक्सिमम कब होगा। तो इसको समझाते हैं। मान लीजिए कि ये फुटबॉल है, ठीक, और ये जो है वो आप गोल करने वाला है। तो अगर आप यहाँ से इसको हिट करेंगे और इसका जो एंगल होगा इसको हिट करेंगे विद द एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो ये जो है वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज को कवर करेगा। इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन नंबर 17 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन। ऑप्शन ए कहता है काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन बी कहता है मोमेंटम, ऑप्शन सी कहता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अ वेलोसिटी, और ऑप्शन डी कहता है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अ वेलोसिटी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अ वेलोसिटी। अगला क्वेश्चन नंबर 18 कहता है व्हेन अ बस इज सडनली टेक्स अ टर्न द पैसेंजर आर थ्रोन आउटवर्ड बिकॉज ऑफ। कह रहा है कि मान लीजिए ये एक बस है, ठीक है, और ये एक बस है, बना देते हैं हम थोड़ा फिगर। ये एक बस है, ये जो है वो सडनली क्या कर रहा है टेक अ टर्न ले रहा है। तो यहाँ पे जो पैसेंजर बैठा हुआ रहेगा वो ऐसा फील करता है कि वो बाहर की ओर फेंका जा रहा है। ये हम लोग बस में भी जब चलते हैं तो वहाँ भी हम लोग फील कर सकते हैं। तो कह रहा है ये किसके कारण होता है। ऑप्शन ए कहता है इनर्शिया ऑफ मोशन, ऑप्शन बी कहता है एक्सेलरेशन ऑफ मोशन, ऑप्शन सी कहता है स्पीड ऑफ मोशन, ऑप्शन डी कहता है बोथ बी एंड सी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इनर्शिया ऑफ अ मोशन। अगला क्वेश्चन नंबर 19 कहता है अ पर्सन सिटिंग इन एन ओपन कार मूविंग एट ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी थ्रो अ बॉल वर्टिकली अप इनटू एयर द बॉल विल फॉल। क्या क्वेश्चन कर रहा है समझाते हैं आपको। मान लीजिए कि ये एक कार है, ये एक कार है और इसमें एक आदमी बैठा हुआ है। अब ये क्या कर रहा है ऊपर की ओर एक बॉल को थ्रो कर रहा है
और कार जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहा है। तो ये जो बॉल ऊपर फेंकेगा वो बॉल कहाँ गिरेगा, इसके आगे गिरेगा, इसके पीछे गिरेगा, या सिर्फ इसी के हाथे में गिर जाएगा, यही पूछ रहा है। तो ऑप्शन कहता है आउटसाइड द कार, की कार के बाहर जाएगा। ऑप्शन बी कहता है इन द कार अहेड ऑफ द पर्सन। ऑप्शन सी कहता है इन द कार टू द साइड ऑफ द पर्सन। ऑप्शन डी कहता है एग्जैक्टली इन द हैंड विच थ्रो इट अप। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, एग्जैक्टली इन द हैंड विच थ्रो इट अप, कि सिर्फ उसी के हाथे में गिरेगा जो ऊपर की ओर फेंका था। अगला क्वेश्चन नंबर 20 कहता है अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज। यहाँ पे गिवन क्या दिया है सबसे पहले वो देख लेते हैं। फोर्स दे दिया है 5 न्यूटन और मास दे दिया है 1 kg, और हम लोगों से एक्सेलरेशन पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा। तो हम लोग पढ़ें, क्या पढ़ें कि फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। हम लोग पुट कर देंगे, फोर्स जो दे दिया है 5 न्यूटन, पुट कर दिए 5 न्यूटन, मास दे दिया 1, तो 1 पुट कर दिए, एक्सेलरेशन पता नहीं तो एक्सेलरेशन का ये, तो यहाँ से ये बराबर क्या आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन नंबर 21 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, कि किसको हम लोग सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ये कहता है स्टैटिक फ्रिक्शन, ऑप्शन बी कहता है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ऑप्शन सी कहता है काइनेटिक फ्रिक्शन, और ऑप्शन डी कहता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 22 कहता है व्हेन अ टॉर्क एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज 0 देन विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट चेंज। कह रहा है जब एक सिस्टम पर लगने वाला बल आधुन्य शून्य हो तो निम्नलिखित में से किस राशि में बदलाव नहीं होना। ऑप्शन ये कहता है लीनियर वेलोसिटी, ऑप्शन बी कहता है एंगुलर मोमेंटम, ऑप्शन सी कहता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ऑप्शन डी कहता है फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, एंगुलर मोमेंटम। अगला क्वेश्चन 23 एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। कहता है ये हैमर ऑफ मास 300 ग्राम, एक हैमर है जिसका मास है 300 ग्राम, मूविंग एट 40 मीटर पर सेकेंड, जो मूव कर रहा है 40 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से, स्ट्राइक अ नेल, एक नेल पे मार रहा है। कहता है द नेल स्टॉप्स अ हैमर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, कि जो नेल है वो हैमर को रोक देता है इन अ वेरी शॉर्ट टाइम में ऑफ 0.02 सेकेंड में। कहता है द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर इज, कि फोर्स को ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं। तो सबसे पहले गिवन में हम लिखेंगे मास दे दिया है, तो मास बराबर मास ऑफ हैमर कितना दिया हुआ है 300 ग्राम। तो सबसे पहले लिख लेते हैं 300 ग्राम। तो 300 ग्राम हम लोग इसको केजी में बदलेंगे, तो 1000 से इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो 1000 से डिवाइड कर दिए। उसके बाद टाइम दे दिया है, तो टाइम बराबर दे दिया है 0.02 सेकेंड। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि हैमर को जो वेलोसिटी से मारा जा रहा है वो वेलोसिटी दे दिया है 40 मीटर पर सेकेंड, तो लिख देते हैं 40 मीटर पर सेकेंड। और जो फाइनल वेलोसिटी होगा हैमर का वो क्या होगा 0, क्योंकि जो नेल है उस हैमर को स्टॉप कर दे रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0, तो लिख देते हैं 0। हम लोग को निकालना क्या है फोर्स, तो हम लोग पढ़ें फोर्स बराबर क्या होता है मास गुना एक्सेलरेशन। अब यहाँ से सबसे पहले हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन का हम लोग तो फार्मूला जानते हैं कि एक्सेलरेशन बराबर होता है v माइनस यू बट्टा टी। अब यहाँ से हम लोग सबसे पहले v माइनस यू बट्टा टी का फॉर्मूला पुट करके एक्सेलरेशन निकालेंगे, उसके बाद फोर्स में हम लोग पुट करके फोर्स निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो हम लोग एक्सेलरेशन का तो फॉर्मूला पढ़ें कि एक्सेलरेशन बराबर होता है एक्सेलरेशन बराबर v माइनस यू बट्टा टी। तो फाइनल वेलोसिटी हम लोग को पता है कि 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ 40, तो पुट कर दिए 40 बट्टा टाइम कितना दे दिया 0.02 सेकेंड। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -40 बट्टा 0.02 सेकेंड। यहाँ से इसको हटाएंगे तो 2 जीरो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 जीरो। तो यहाँ पे हम लोग का जो एक्सेलरेशन निकल जाएगा वो कितना हो जाएगा 4000 बट्टा 2।
अब यहाँ इसको काटेंगे, 4000 को 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2000 आ गया 2000। तो हम लोग का एक्सेलरेशन निकल गया 2000 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग यहाँ पे एक्सेलरेशन बराबर, एक्सेलरेशन निकालनी है 2000। अब हम लोग जानते हैं कि फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास हम लोग जानते थे, जो मास में गिवन दे दिया है 300 ग्राम, हम लोग केजी में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड कर दिए। उसके बाद एक्सेलरेशन दे दिया है 2000, यहाँ पे 200 लिखा गया, 2000 लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो 3 जीरो से 3 जीरो मर गया, अब यहाँ 3 से इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 600। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये जो हो जाएगा 600 न्यूटन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 24 कहता है अ बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 8 kg विथ अ वेलोसिटी ऑफ 800 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। तो जब शुरू में बुलेट और गन किस पे होगा, रेस्ट में होगा, तो हम लोग लिख देंगे 0 बराबर, हम लोग लगाएंगे m1 v1 प्लस m2 v2। तो m1 दे दिया है 40 ग्राम, तो इसको ग्राम से पहले हम लोग केजी में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 1000 से डिवाइड कर दिए। m1 v1 दे दिए वेलोसिटी 800 मीटर पर सेकेंड, तो लिख दिए 800 मीटर पर सेकेंड प्लस m1 v1 m2, तो m2 दे दिया 8 kg, इस बार kg में दिया नहीं बदलेंगे हम लोग, इंटू v2, तो यहाँ पे v लिख दिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से ये 3 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो और 1 जीरो, 3 जीरो कट गया, 8 चक 32, तो 32 को इधर ले जाएंगे तो -32 हो जाएगा, तो -32 बराबर 8v। अब यहाँ से 8 से काटेंगे तो 8 चक 32, तो v बराबर कितना आ जाएगा -4। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी -4 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन नंबर 25 कहता है फोर्स रिक्वायर्ड इन एक्सेलरेटिंग अ 3 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड अ 4 kg मास एट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक तो मास दीजिए 3 kg, उसका वेलोसिटी एक्सेलरेशन दे दिया है, फिर दूसरा मास दिया एक्सेलरेशन दिया है, तो हम लोग पहले F1 निकालेंगे फिर F2 निकालेंगे। तो सबसे पहले F1 निकाल लेते हैं। F1 बराबर हम लोग पढ़े मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास दे दिया 3 kg, तो 3 गुने एक्सेलरेशन दे दिया 5, तो कितना हो जाएगा 15। फिर F2 निकालेंगे तो F2, तो m2 दिया 4, तो 4 गुने 4, तो 4 चक 16। तब बताओ यहाँ पे किसका वैल्यू बड़ा है, F1 का कि F2 का। F1 का कितना है 15 और F2 का कितना है 16। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या करा, अब समझो कि 0 इन बोथ द केसेस, कि दोनों केस में 0 होगा, तो दोनों केस में 0 तो नहीं हुआ। बी कहता है सेम इन बोथ द केसेस, कि दोनों केस में सेम होगा। क्या दोनों केस में सेम था, नहीं, F2 जो था बड़ा था। अगला कहता है ग्रेटर फॉर 3 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कह रहा है कि जो 3 kg मास और 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वाला जो था वो ग्रेटर था, यानी F1 ग्रेटर था। F1 ग्रेटर था, नहीं, F2 ग्रेटर था। अगला ऑप्शन डी कहता है ग्रेटर फॉर 4 kg मास एट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कि 4 kg मास वाला और 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वेलोसिटी वाला ग्रेटर था, यानी F2 ग्रेटर था। ये सही कह रहा है, हम लोग निकाले F2 ग्रेटर था, तो इसका जो ऑप्शन होगा डी जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26 कहता है द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी अंडर गोइंग सर्कुलर मोशन इज, कि इसमें से कौन सा सेंट्रीपिटल फोर्स का करेक्ट फॉर्मूला है। ऑप्शन ये कहता है mv²/r, ऑप्शन बी कहता है mvr, ऑप्शन सी कहता है mv²r, ऑप्शन डी कहता है mw²/r। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए mv²/r। अगला क्वेश्चन नंबर 27 कहता है टू बॉडीज ए एंड बी आर मूविंग विथ सेम मोमेंटम, कि दो बॉडी है जो कि मूव कर रहा है विथ सेम मोमेंटम। मास ऑफ बी इज ग्रेटर देन मास ऑफ ए, कि जो मास ऑफ बी बॉडी है उसका मास ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मास ऑफ बॉडी ए। विच ऑफ द टू बॉडीज विल हैव हायर काइनेटिक एनर्जी, कि इनमें से कौन सा बॉडी का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी का एकदम बेसिक सा फॉर्मूला पढ़ें कि काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv², यानी जिसका मास ज़्यादा रहेगा, जिस बॉडी का मास ज़्यादा रहेगा उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहेगा। तो कौन सा बॉडी का मास ज़्यादा है, यहाँ पे कह रहा है कि मास ऑफ बी इज ग्रेटर देन ऑफ द बॉडी ए, कि जो बॉडी बी है उसका मास ज़्यादा है,
तो बॉडी बी का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। ऑप्शन ये कह रहा है ऑब्जेक्ट ए, ऑप्शन बी कह रहा है ऑब्जेक्ट बी, ऑप्शन सी कह रहा है बोथ द ऑब्जेक्ट्स विल हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन डी कह रहा है डेटा गिवन इज इनकम्प्लीट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑब्जेक्ट बी, क्योंकि क्वेश्चन ही बोल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट बी है उसका मास ज़्यादा है, तो जिसका मास ज़्यादा रहेगा उसका काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा रहेगा, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व रिप्रेजेंट, कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है। हम लोग पढ़े कि वर्क बराबर क्या होता है एफ एस कॉस थीटा, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वर्क डन होगा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि व्हाट इज द एवरेज पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ मास ऑफ 100 kg टू अ हाइट ऑफ 50 मीटर इन 50 सेकेंड, कि एक 100 kg के मास के बॉडी को अगर 50 मीटर हाइट की ओर उठाना हो एट द टाइम ऑफ 50 सेकेंड में, तो कितना एवरेज पावर लगेगा। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़ें कि पावर बराबर होता है वर्क बटा टाइम। इसको आगे बढ़ाएंगे तो वर्क बराबर हम लोग पढ़ें फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, और आगे बढ़ाएं तो फोर्स बराबर हम जानते हैं कि मास इंटू एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट का डिस्प्लेसमेंट ही रहेगा बटा टाइम। अब हम लोग बस वैल्यू को पुट कर देंगे, तो मास दे दिया है 100 kg, तो पुट कर देते हैं 100 kg इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 पुट कर दिए, गुना डिस्प्लेसमेंट दे दिया है 50 मीटर तो 50 पुट कर दिए, बट्टा टाइम नीचे टाइम दे दिया है 50 सेकेंड तो 50 सेकेंड पुट कर दिए। अब यहाँ से इसको काटेंगे तो 50 से 50 मर गया, 9.8 को 100 से गुना करेंगे तो 980 आ जाएगा, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 980 वाट का हम लोग को पावर लगेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30 कहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड ऑफ मास m and length l about an axis perpendicular to rod at the midpoint each। ऑप्शन ये कहता है ml स्क्वायर बटा 2, ऑप्शन बी कहता है ml स्क्वायर बटा 3, ऑप्शन सी कहता है ml स्क्वायर बटा 12, ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी ml स्क्वायर बटा 12। अगला क्वेश्चन नंबर 31 कहता है ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ 5 न्यूटन फोर्स एन ऑब्जेक्ट मूव्स 10 मीटर along परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द फोर्स व्हाट अमाउंट वर्क इज डन। यहाँ पे कह रहा है कि 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और 10 मीटर मूव कर रहा है along परपेंडिकुलर यानी थीटा जो है वो 90 हो जाएगा। तो हम लोग पढ़ें कि वर्क बराबर हम लोग पढ़ें वर्क बराबर क्या होता है एफ एस कॉस थीटा। अब यहाँ पे थीटा कॉस थीटा दे दिया है 90, तो कॉस थीटा का 90 पुट करेंगे तो कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, यानी 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा 0। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0 जूल। अगला क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि द वर्क परफॉर्म्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, कि जो वर्क डन होता है वो किस पे डिपेंड नहीं करता। तभी हम लोग पढ़ें कि वर्क बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। तो कह रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट यानी एफ एस डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है द फोर्स अप्लाइड यानी एफ, तो एफ पे भी डिपेंड कर रहा है, यहाँ कह रहा है किस पे नहीं डिपेंड करता है, ऑप्शन सी कहता है द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा, तो थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है, ऑप्शन डी कहता है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, तो ये जो है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए ये जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33 कहता है द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑन एन ऑब्जेक्ट इक्वल द चेंज इन, ऑप्शन ये कहता है टोटल एनर्जी, ऑप्शन बी कहता है काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी कहता है पोटेंशियल एनर्जी, और ऑप्शन नंबर डी कहता है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी काइनेटिक एनर्जी। अगला क्वेश्चन नंबर 34 कहता है द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी, ऑप्शन ये कहता है ऑलवेज लाई एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर, ऑप्शन बी कहता है ऑलवेज लाई इनसाइड द बॉडी, ऑप्शन डी कहता है ऑलवेज लाई आउटसाइड द बॉडी, और ऑप्शन डी कहता है मे लाई विद इन और आउटसाइड द बॉडी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 35 कहता है द टॉर्क ऑफ अ फोर्स
एक्टिंग एट द पॉइंट इतना, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगला क्वेश्चन नंबर 34 कहता है द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी। ऑप्शन ये कहता है ऑलवेज लाई एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर। ऑप्शन बी कहता है ऑलवेज लाई इनसाइड द बॉडी। ऑप्शन सी कहता है ऑलवेज लाई आउटसाइड द बॉडी। और ऑप्शन डी कहता है मे लाई विद इन और आउटसाइड द बॉडी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 35 कहता है, जो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, कि द टॉर्क ऑफ अ फोर्स दे दिया है और एक्टिंग एट अ पॉइंट दे दिया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।